जरा सोचिए, हजारों बच्चे हैं जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। आंखों में डर भी है, दर्द भी है और आंसू भी है, और उम्मीद इस बात की कि भारत सरकार उनको वहां से सुरक्षित निकालेगी और उनके उस परिवार के बीच में पहुंचाएगी जो परिवार खुद सदमे में है, जो इंतजार कर रहा है कि उनका चिराग उन चिंगारियों से दूर रहे जो मिसाइल और टैंक की गोले बारूदों से उनके इर्द गिर्द उठ रही है, जिसमें यूक्रेन के कई हिस्से तबाह हो चुके हैं। क्या सरकार उनको बचाने के लिए रेस्क्यू प्लान कोई तैयार कर रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल देवानंद जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। देवानंद जी, सर, बच्चे भारत की तरफ देख रहे हैं यूक्रेन में बैठकर, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आएगी, उनको रेस्क्यू करेगी, उनके परिवार तक पहुंचाएगी। ऐसा ना हो कि सर ये उम्मीद टूट जाए। आपको लग रहा है कि सरकार को तत्काल कोई एक्शन लेना चाहिए? जी, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, जो स्थिति आज बन के आ रही है दुनिया के सामने, बहुत एक दर्दनाक स्थिति हो गई है। और इसके अंदर जिस प्रकार से अब ये लड़ाई का अंतिम छोर मानता हूँ मैं मिलिट्री वे से जी, और इसके अंदर जिस प्रकार से कोलेटरल डैमेज जो हो रहा है, सिविलियंस को जो नुकसान हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है, वो बहुत एक दुखद स्थिति है। इसके लिए पहले सरकारों को और अधिकारियों को मूल्यांकन कर लेना चाहिए था। अब जैसा आपने पूछा कि हमारे देश के वहाँ करीब बहुत सारे हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, नागरिक हैं, बिजनेसमैन हैं, वहाँ अटके पड़े हैं। तो जिस प्रकार से अब स्थिति बदल रही है, मैं मानता हूँ अब सरकार को वॉर फुटिंग पे उनको एक्सट्रिकेट करना चाहिए, क्योंकि स्थिति किसी भी तरफ मोड़ ले सकती है। क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर कोलेटरल डैमेज होना स्वाभाविक है, उसके लिए किसी को दोष देने की जरूरत बाद में नहीं होनी चाहिए जी। अब विलंब जरूर हो चुका है, क्योंकि पर मुझे कुछ सुनने में आया था, मैं कई अधिकारियों से चर्चा कर रहा था कि करीब 5-6 दिन पहले जब ये स्थिति बदल रही थी और यूएस से ये स्टेटमेंट्स दे रहा था कि रशिया यूक्रेन पे हमला कर सकता है, तो ऑफर दिया गया था। ये सही है कि झूठ है मैं नहीं जानता हूं, और विद्यार्थियों को बताया गया था कि अगर आप चाहें तो सेफ जगह जा सकते हैं जी। लेकिन उन्होंने इस चीज को इतना समझ नहीं पाए, और जो भी हुआ, अब जिस प्रकार से भारतीय सरकार ने, जो मुझे पता लगा है कि जर्मनी और 2-3 चारों तरफ से यूक्रेन से करीब 5 से 6 उन्होंने इवैक्यूएशन कैंप्स बना रखे हैं, और वहां पर उनके साथ वो है। पर इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कम से कम 15 से 20 हजार की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, इनको निकालने में बहुत बड़ा एयरलिफ्ट चाहिएगा। क्या भारतीय सरकार तैयार है, या उनको लगता है कि ये इतना गंभीर नहीं होने वाला है? लेकिन जिस प्रकार से चिंताएं नागरिकों के, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, फैमिली है, और हमारे से ऐसे सब शुभ चिंतकों की है कि उनको जल्दी से जल्दी वहां निकालने का कोई प्रयास शुरू करना चाहिए, और एयरलिफ्ट इमीडिएटली शुड बी एग्जीक्यूट। सर, दो देशों के बीच में बहुत सी बातें होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, मैं ये तो नहीं मानूंगा कि भारत को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि भारत सरकार के पास इस वक्त ये इंफॉर्मेशन होगी कि अगले 1 दिन या 2 दिन के अंदर हालात पूरे तरीके से वहां रूस के कंट्रोल में होंगे? और जिन इलाकों के अंदर, क्योंकि ये एजुकेशनल इलाका बहुत अलग है, पोलैंड से लगता हुआ इलाका है, मैक्सिमम लोग यहां पर हैं, और यहां नॉन मिलिट्री है, यहां रूस बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा। कई बच्चों से बातचीत हुई, तो क्या यह एक बड़ी वजह हो सकती है कि भारत सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी में हो कि जैसे ही रूस कंट्रोल करे, वहां स्थिति सामान्य हो, उसके बाद उन बच्चों को वहीं पढ़ने दिया जाए, ये पैनिक क्रिएट ना किया जाए कि यहां लाया जाए? देखिए साहब, मैं बताना चाहूंगा, कोई भी इवैक्यूएशन का जो प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसके अंदर गवर्नमेंट तो एयरलिफ्ट आज भी दे सकती है, पर क्योंकि वॉर जोन के अंदर आपके सिविलियन एयरक्राफ्ट कितने मूवमेंट कर सकते हैं, कितना आसान है एक सामान्य नागरिक के लिए, और मेरे लिए भी समझना बहुत मुश्किल है। पर मैं हमारे अधिकारियों पे छोड़ता हूं, सरकार पे छोड़ता हूं कि वो जो कार्रवाई कर रहे हों, गुजारिश है उनसे कि अब और विलंब ना किया जाए। और जो आपने सवाल कहा, क्या भारत सरकार को पता था? नहीं था। इट डजेंट मैटर, पता था, उनको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पर एक बात है कि हमारे किसी भी नागरिक की वहां पर अगर कोई जान माल का नुकसान होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय सरकार की है, और वहां जो अधिकारी बैठे हैं उनकी है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पूरी सिचुएशन को असेस कर सकते हैं। वहां पर सैन्य अधिकारी हैं, वहां पर डिप्लोमेट्स हैं, वहां पर स्ट्रेटेजिशियंस हैं। तो जैसे ये चर्चा अलग विषय है कि मिलिटरीली वहां क्या हो रहा है, किस इलाके में वो रह रहे हैं, फिर भी वॉर जोन के अंदर हमारे नागरिकों को
अब बिना प्रोटेक्शन छोड़ना मैं कतई उचित नहीं मानता हूं। ठीक है, कैप्टन एसएस धोलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए बतौर रक्षा विशेषज्ञ है। धोलिया जी, क्या जब सरकार ने 10 दिन के आसपास पहले एक संदेश यूक्रेन में रहने वाले छात्रों और नागरिकों के लिए छोड़ा था कि आप वहां से आना चाहें तो आ सकते हैं, आपको नहीं लगता एक स्ट्रिक्ट संदेश होना चाहिए था कि आप अगले एक सप्ताह में जितने भी यूक्रेन के अंदर हैं तत्काल प्रभाव से आप भारत वापस लौटिए और विमान की व्यवस्था सरकार कर रही है, क्या ये नहीं होना चाहिए था? इसमें तो एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही हो। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए थे। जो आज वहाँ बैठ के जो क्राई कर रहे हैं कि हमें बचाओ हमें बचाओ, पर इसी तरह से गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट देने चाहिए कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें आना चाहिए था। हाँ, और ये चीज़ें क्या थी, इतना किसी को भी इतना पता नहीं था कि रशिया इतना बड़ा एक्शन लेगा जी। और जो रशिया ने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल सही लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक हमारे में उनके बचाने की सवाल है, अभी तक कोई इंडियन को कोई हार्म नहीं हुआ। रशिया पूरी तरह से इस बात को कंसीडर कर रहा है कि भारतीय कहाँ रह रहे हैं और उनको निकालने की पूरी कोशिश रशिया करेगा जी। दूसरी बात मैं बताऊं, ऐसे भी मोरो ले सर, लेकिन मैं जानना चाहूंगा क्योंकि कई परिवारों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने बच्चों से बातचीत की है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर मिसाइल गिरी है, बच्चे डर रहे हैं। अब जब मिसाइल ऊपर से जाएगी, टैंक के गोले गिरेंगे, सर वो ये चिन्हित थोड़ी ना करेंगे कौन भारतीय है, कौन पाकिस्तानी, कौन अफगानिस्तानी, कौन अमेरिका, कौन ब्रिटेन का है? देखिए, जो आजकल का जो मिसाइल है ना, वो पहले वाले फटाके नहीं है कि जहां फेंक दिया चला गया। बिल्कुल उनकी एक्यूरेसी है, और आप एक्यूरेसी आप उसको मैक्सिमम, अगर कोई एरर भी अगर मैं कहूँगा तो मैक्सिमम 1 मीटर, तो ये तो कोई चांस ही नहीं है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ रशिया चाहेगा वहीं अटैक होगा, रशिया नहीं चाहेगा वहाँ अटैक नहीं होगा, तो भारतीयों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उनको रेस्क्यू करने की भी जरूरत नहीं है? नहीं, रेस्क्यू तो होना, एक्चुअली दिस वार इज ओवर मोर और लेस, लेट मी, मतलब वार खत्म हो चुका है। ऐसे रशिया यूक्रेन में घुस चुका है, और ज़्यादा मतलब मैक्सिमम अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो मैक्सिमम एक कल का और दिन मैं कह सकता हूँ। अदरवाइज यूक्रेन फौज ने ऑलरेडी सरेंडर चालू कर दिया। जो बच्चे वहां रो रहे हैं, आप उनको ये कह रहे हैं कि रोने की जरूरत नहीं है, कल से हालात सामान्य हो जाएंगे, आपको रेस्क्यू करने की भी जरूरत नहीं है, अगर पढ़ने गए तो पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मेरा कहना यही है कि बच्चों को कोई किसी को रोने की जरूरत नहीं है। कर्नल देवानंद जी, क्या आप भी सहमत हैं? सर जी, देखिए, जहां तक एक सैनिक का सवाल है, मैं धूलिया साहब की भावनाओं का कदर करता हूं, पर लेकिन सवाल यह है कि देखिए, वॉर जोन के अंदर जब हम आते हैं, और मैं मानता हूं कि प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन हमारे पास आजकल आ गया है, पर जहां तक उन बच्चों का सवाल है, मेरा मानना है कि उनका डर बिल्कुल लाजमी है। उनका क्या, अगर आप मेरे को भी आज भेज देंगे, डर तो मुझे भी लगेगा, ठीक बात। और उस डर के दौर में हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, देश आपके साथ है, हमारी सरकार आपके साथ लगी है, और हमें उम्मीद है कि आपको कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा। पर जो आपने कहा, एक मानवता के उस नजरिए से हम देखें कि पेरेंट्स चिंतित हैं, बिल्कुल चिंतित हैं, उनका होना स्वाभाविक है। बट अब हम ये कह सकते हैं कि जो अब बीत गया सो बीत गया जी। अभी जैसा हमारे पास खबर है और जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि भारतीय सरकार ने पूरी तरह से चौकन्न होकर के, उन अधिकारियों ने उनके इवैक्यूएशन के प्लान इन प्लेस कर दिए हैं, उनके सिक्योरिटी के लिए भी वो बिल्कुल चौकस है। और फिर कोलैटरल डैमेज की बात है, वो तो देखिए आप, जब युद्ध होता है और जब गोला बारूद एक तरफ से दूसरी तरफ चलता है तो वो किसी को भी लेके बैठ सकता है, वो डर तो बना ही रहेगा। और यहीं पर ही, जैसे धोलिया साहब ने कहा कि मैं ये मानता हूं, इन्होंने कहा कि युद्ध ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है, मैं इनसे सहमत हूं कि युद्ध समाप्ति की ओर है, पर यह कहना जल्दीबाजी होगा कि कल से ही वहां पर हथियारों की फायरिंग बंद हो जाएगी, या क्या पता कल जो नाटो के देश है वो उसके अंदर कुछ और अड़चन डाले, वो विषय अलग है। पर आज जो मुख्य विषय है, जिस तरीके से अमेरिका ने तो स्पष्ट कर दिया कि ना तो नाटो की सेना वहां रूस के खिलाफ लड़ रही है, ना अमेरिका लड़ रहा है। बिल्कुल, ये तो कल रात को इस स्थिति स्पष्ट हो गई। सर, अभी 10-15-20 मिनट पहले यूक्रेन की तरफ से भी कहा गया कि वो रूस से बातचीत करने को तैयार है। इसका मतलब तो यही निकाले कि वहां अब यूक्रेन को भी समझ में आ गया कि जिनके कंधों पर वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था वो नीचे से निकल गए हैं, धड़ाम से पड़ा है यूक्रेन। पहली बात तो यह है कि यूक्रेन ने पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे की, अमेरिका जैसे देश को, जो खुद मैं मानता हूं बैटलफील्ड के अंदर कायरता के काम करते हैं। अफगानिस्तान में आपने देख लिया, इराक में आपने इनको देख लिया, और ये जहां जहां गए बट्ठा बैठा के आए हैं। और रही बात नाटो के कंधे का इस्तेमाल, अमेरिका ने बखूबी किया है। 91 में यूएसएसआर को तोड़ने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद भी रूस से 15 जो राज्य अलग हुए थे उनको नाटो के अंदर घुसेड़ने का काम किया।
जब नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को छेड़ना शुरू किया, बिकॉज यूक्रेन पुराने यूएसएसआर का सबसे दूसरा बड़ा राष्ट्र था, भौगोलिक क्षेत्र था, सामरिक दृष्टि से जरूरी था, ब्लैक सी के ऊपर इसका कंट्रोल था, गैस के भंडार थे और वो पूरा पूरा मिनरल रिसोर्स उनके पास था। तो ये जो गलती की, और मैं मानता हूं ये तो पता नहीं कैसे यूक्रेन से गलती हुई कि वो कैसे बातों में आ गया, वरना रूस ने उसको बहुत मौके दिए। 2014 में जब ईस्टर्न यूरोप के अंदर दोनों जो इलाकों में जिनको आज इन्होंने राज्य एक राष्ट्र घोषित किया है, वहां से तो 2014 से रूस की जो समर्थक लोग थे वो राज कर रहे थे, वहां पर उनकी करेंसी थी, उनकी सारी भाषा बोली जाती थी। पर ये गलती हो गई। और अब जो मैं मानता हूं जिस प्रकार से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं, पर सरेंडर में अगर आप 24 घंटे बाद करोगे तो आप अपने नागरिकों का नुकसान कर चुके होगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को और नाराज कर चुके होगे। आपके पास एक ऑप्शन है, विद इन नेक्स्ट 1 आवर यू से वी सरेंडर। एंड जो रशिया कहता था कि हम नाटो में नहीं जाएंगे, मैं मानता हूं इतना कहने के बाद रशिया अपने आप इससे शांत पूरी स्थिति को कंट्रोल करने का एकमात्र जरिया मैं ऐसा आज के दिन देखता हूं। लेकिन धोलिया जी, मेरा फिर वही सवाल है। मेरा सवाल देश के उन बच्चों को लेकर है जो वहां रो रहे हैं, जो लगातार वीडियो भेज रहे हैं, जो हेल्प मांग रहे हैं। क्या भारत सरकार को कम से कम, अगर उसको लग रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है और ज्यादा खतरा नहीं आपके मुताबिक ही मान लिया जाए, तो क्या भारत सरकार को एक सीधी सार्वजनिक अपील नहीं करनी चाहिए कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको एक चिंगारी छू नहीं पाएगी और आप वहां सुरक्षित हैं? ये तो होना चाहिए सर। फिर नहीं, देखिए गवर्नमेंट ने पूरा एक तरह से वहाँ पूरा इस तरह का पूरा इंतजाम किया हुआ है। अगर वो बच्चे उनसे साथ नहीं है तो दैट्स देयर प्रॉब्लम। वहाँ उन्होंने एक सेंटर खोला हुआ है, जो कोई भी बच्चा किसी भी प्रॉब्लम हो उससे बात कर सकता है। और गवर्नमेंट बहुत चिंतित है। ऐसी ये किसी का भी कहना कि गवर्नमेंट चिंतित नहीं है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने नागरिकों के लिए, चाहे वो कहीं भी हो जी। एंड गवर्नमेंट कंटिन्यू इस बात का भी पूरा ध्यान रखिए। पूरा रशिया को बता रखा हमारे बच्चे कहाँ नहीं है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसी तरह से रशिया उसी तरह से फायर कर रहा है। रशिया ने कोई उसी एरिया में फायर नहीं किया जिस तरह से उसको होना चाहिए। रशिया का मेन मकसद यही है कि यूक्रेन के नागरिक को दहशत फैलाना। और सबसे जो अगर कहीं भी वार जीतना हो, आज का वो पहले वाला टाइम गया कि आप मैदान के जंग में लड़ो, फौजियों को मारो। फौजियों को मारने से लड़ाई नहीं जीती जाती, सिविलियन को मारने से, दहशत फैलाने से लड़ाई जीती जाती है। जब सिविलियन मरते हैं तब उनका फौजियों का अपने आप मनोबल गिरता है। एंड दैट्स व्हाट रशिया ने पूरा इस तरह से एक मिलिट्री स्ट्रेटजी के साथ ये काम किया है। तो इसलिए बच्चों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, उनके माँ बाप को कोई डरने की जरूरत नहीं है कि मोर और लेस वार खत्म हो चुका है। लेकिन सर कुछ बच्चे वहां से वापस लौट कर आए, उन बच्चों से भी बात की फर्स्ट इंडिया ने। जो बच्चे वहां पर अभी भी बने हुए हैं उन बच्चों से भी बात हुई। सर कमाल की बात यह है कि यूक्रेन के अंदर वर्तमान स्थिति में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। यह मेरे लिए थोड़ी चौंकाने वाली स्थिति। और उन बच्चों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी यूनिवर्सिटी, उनके कॉलेज की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि एक दिन पहले तक की बात बता रहा हूं सर, कि ऑफलाइन क्लासेस ही होंगी। यानी आपको कॉलेज आना पड़ेगा, क्लासरूम में बैठना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या यूक्रेन के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी स्थिति को समझने में गलती हुई? नहीं, उनको कोई गलती नहीं है। वो दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। उनको पता है कि कहाँ अटैक होगा, कहाँ नहीं होगा, यूनिवर्सिटी वगैरह। एंड मोर और लेस मैं ये आपको बताऊंगा 50% यूक्रेन पॉपुलेशन दे वांट्स टू गो बैक टू रशिया। इसलिए उनको कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है कर्नल देवानंद जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है सर? क्योंकि मैं किसी के विश्वास के तौर पर अपने घर के चिरागों को असुरक्षित नहीं कर सकता सर। क्या उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आज अपनाया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, 10 दिन पहले उनको बोल दिया जाता कि अगर आप मूव करना चाहते हैं भारत वापस लौट जाइए, ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, स्थिति जैसे ही सामान्य होगी आप वापस लौट आइएगा। रिस्क क्यों लिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो धोलिया साहब ने कहा कि 50% पॉपुलेशन उनके समर्थन में होगी अगर इनको इनको व्यूज लिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 1991 के अंदर जब गोर्बाचोव साहब वहां के राष्ट्रपति थे तब भी कुछ इस तरह की व्यूज लिए गए थे। ज्यादातर लोगों ने ये कहा था कि हम यूक्रेन को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप गोर्बाचोव साहब ने यूक्रेन को और यूएसएसआर का विघटन हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो लोग बाग हैं, उनको क्या ये पहले से ध्यान नहीं रखना चाहिए?
मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। देखिए कि ये इस प्रकार का जब माहौल देश में बनता है तो एक दिन में तो बनता नहीं है। भारत जो रूस की सेनाएं हैं वो बॉर्डर पे बैठी थी, वो अंदर आ चुकी थी, तो कहीं तो उन लोगों से भी चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात कि हमारे वहां जो बच्चे हैं, आप भी सही सर, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं यूक्रेन से। जी योगेश, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप सुरक्षित हैं, कोई डर तो नहीं लग रहा? आपके कितने इलाके के अंदर मिसाइल दागी गई है? सर अभी हमारे यहाँ पे एक मॉक ड्रिल हुआ है जिसमें हमें शेल्टर में ले जाया गया। हमें पहले ये नहीं बताया था कि मॉक ड्रिल है, बट यहाँ पे आर्मी आ चुकी है अभी। और अभी हमारे यहाँ से मतलब ऐसा है 200 मीटर की दूरी से यहाँ से मिसाइलें जा रही हैं ट्रकों में लोड होके, तो डर का माहौल तो अपने आप ही बनेगा सर। योगेश, जिन्होंने मॉक ड्रिल कराई वो यूक्रेन की सेना या रूस की सेना? सर यूक्रेन की सेना है। अभी तो कॉलेज वाले ही मॉक ड्रिल करा रहे हैं सर यहाँ पे। मॉक ड्रिल का मतलब मैं ये निकालूं कि आपके जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां बंकर बनाए गए हैं? जी सर, यहाँ ऑलरेडी बंकर बने हुए हैं। यहाँ पे 3 बंकर बने हुए हैं हॉस्टलों के नीचे। और उनकी कैपेसिटी कितनी है? सर कैपेसिटी जिस बंकर में मैं गया हूँ उस बंकर की कैपेसिटी 100 ठीक है, समथिंग है सर। ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो शायद आप शेयर नहीं कर सकते, वो हम पूछेंगे भी नहीं। लेकिन योगेश, जिस जगह से आप बोल रहे हैं, ये जगह कौन सी और वहां कितने भारतीय इस वक्त हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर मैं जेफरोजी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। यहाँ पे अबाउट 1000 स्टूडेंट हैं अभी जो भारतीय हैं। जी सर। घर पे बात हुई, परिवार से बात हुई? सर सभी डरे हुए हैं, बस यही बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है अभी। अभी आपके क्लासेस जब इनके ऑनलाइन पास चल रही है, टाइम था आपको तो इन्होंने कॉलेज में एक्शन- जाकर ऑफलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है? हमारे असाइनमेंट आ रहे हैं प्रैक्टिकल्स क्लास के लिए, बोल रहे हैं कि ऑनलाइन के लिए। अब पता इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही हैं हमारी। योगेश, जिस इलाके में आप हैं उससे कितनी दूरी तक रूस की सेना आ चुकी है, कितनी दूरी तक रूस हमला कर चुका है? अभी सर हमें ये सुनने को मिला था कि रात को हमारे यहाँ से शायद 1 किलोमीटर की दूरी से रशियन ट्रूप्स निकले हैं यहाँ से। जी, यहाँ रात को यहाँ पे पूरा का पूरा। अच्छा योगेश, भारतीय दूतावास के साथ आप संपर्क में हैं? जी सर, बस एडवाइजरी आ रही है उनकी, कांटेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं हम उनसे। कॉल ना तो इंडियन एम्बेसी कॉल अटेंड कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि आप कॉल कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को और वो रिसीव नहीं कर रही है फोन? जी सर। आपने मेल किया, मेल का जवाब आया? जी सर, मैंने मेल नहीं किया है बट कॉल्स किए थे, कॉल्स से कोई रिप्लाई नहीं मिला है। आप हमारे साथ बने नहीं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ धोलिया जी हैं। धोलिया जी को सवाल करना चाह रहे हैं शायद। योगेश साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो आप किसान के बेटे हो, डरना छोड़ दे। और जब आपको पता चल चुका है कि मतलब यूक्रेन आ चुका है, तो ये समझ लो कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब हवाई जहाज तो ऊपर से फ्लाई करेगा, नीचे से तो फ्लाई नहीं करेगा। तो मिसाइल भी ऊपर से फ्लाई करेगी, नीचे से नहीं करेगी। तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये मान के चलो कि जब रशियन फौज आ चुकी है तो लड़ाई खत्म हो चुकी है। मोर और लेस यूक्रेन ने सरेंडर के लिए पूरा लेट डाउन का प्रोग्राम चालू हो चुका है। जी तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और आपको अपने पेरेंट्स को भी बोलो कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। गवर्नमेंट आपके लिए आपसे ज्यादा, आपके पेरेंट्स से ज्यादा चिंतित है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा। ठीक है, हमारे साथ कर्नल देवानंद जी भी हैं। योगेश, वो भी विशेषज्ञ और लंबे वक्त तक सेना में रहे हैं। देवानंद जी भी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कितने दिन पहले सरकार के किसी तंत्र ने आगाह किया था कि लड़ाई हो सकती है, आप यहां से जा सकते हैं? कहीं ऐसी कोई बात हुई आपकी? जी सर, अब 21 और 22 फरवरी को ये बोला था कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं वो सब यहाँ से निकल लीजिए। तो बट फ्लाइट्स बुक हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कोई दूसरा यहाँ से निकलने का। तो मेरी 28 की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो चुकी है। ओके, तो आपको जब बताया गया उससे लेकर के आज तक आपके पास कोई चारा नहीं था निकलने के लिए, तो ये कहीं कहीं चूक एडमिनिस्ट्रेशन की है। चलिए, अब दूसरी बात ये भी है कि एम्बेसी से वो लगातार ट्राई कर रहे हैं, एम्बेसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन रिसीव कोई नहीं कर रहा है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि मीडिया में बता रहे हैं कि बड़े अधिकारी लाइन पर आकर के कह रहे हैं कि हमने वी हैव बीन एबल टू कम्युनिकेट मेल के जरिए, टेलीफोन पर। जो आप बता रहे हैं, मैं बहुत चिंतित हूं कि इस तरह झूठ भी बोला जाता है। आप लोग वहां बैठे हैं, आपका मिलाप नहीं हो पा रहा है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पर जैसे हमारे धोलिया साहब ने आपको बताया कि चिंता नहीं करें, हम सब आपके साथ हैं और मजबूती से रहें। जो होना था वो तो हो गया। अब आप शेल्टर्स में हैं,
एंड डोंट गेट वीक। हम तो यही और आपकी सेफ्टी की दुआ योगेश, करते हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर भी है, सुनिए जरा गौर से। यूक्रेन संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन को न्योता दिया है। जेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत की पेशकश की है। जेलेंस्की ने पुतिन से समझौते की पेशकश की है। योगेश, ये राहत की खबर, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि एक अभिभावक के तौर पर मैं आपसे जुड़ा हूं, खाने वाने की दिक्कत तो नहीं हो रही? जी सर, खाने की दिक्कत नहीं हो रही है, बट यहाँ पे एटीएम कार्ड नहीं चल रहे हैं। जो हमारे पास कैश है हम उसी से खाना लेके, अपना जो ग्रोसरी का सामान है वो लेके आ रहे हैं, बट जी। वो भी हमारे पास ज्यादा है नहीं। क्या कॉलेज इस मामले में कोई सहायता नहीं कर रहा? जी सर, कोई सहायता नहीं है, बट अभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी नहीं है कि हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा फेस करें। अभी हमारे पास देखिए, पैसे हैं जी। थोड़े बहुत। देखिए, जब कोई भी इतनी चीज होती है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती है। तो आपको जी सर। हाँ, तो इससे यार तुम्हें ये आप ये समझो, एक चैलेंज मिला तुम्हें, ये तुम्हें देखने को मिला, तुम वहां से तुम कुछ सीख के आना अपने देश के लिए, कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और क्या होना चाहिए था और क्या सर, नहीं अभी होना तो बच्चे चाहिए था। ये सोच रहे हैं कि देश उनके लिए क्या कर सकता है। वो तो सीख के आ रहे हैं जो आ रहे हैं वहां से सर। वो थोड़ी ना वहां देखने गए थे सर, कि हमें हमें बोर्ड के जिस बीच फील्ड में में पढ़ाई सीखना है, कैसे हम होती है उस ये फील्ड में सीख के सीख आएंगे रहे हम हैं। सर। ये थोड़ी ना देखने गए थे वो। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे से कहीं चूक हुई, इनको 22 तारीख को बताया गया है जी। एंड जिस प्रकार से सर, एक और चौंकाने वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं। योगेश, जरा बताइए, आपने जब 28 तारीख की फ्लाइट बुक की, उसका प्राइस क्या था? सर 65,000 था सर उसका प्राइस। सोचिए सर, नहीं, बच्चे ये कैसे अफोर्ड करेंगे सर? नहीं, ये तो देखिए गलत बात हुई है। ये तो बिल्कुल ही साहब, अगर बहुत ही सरकार ये कह रही यार, है, इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप वहां से निकल आइए, क्या ये दो व्यवस्थाएं देवानंद जी नहीं होनी चाहिए थी? एक, मैक्सिमम प्लेन को उस सर, रूट मैं पर एक बात डाइवर्ट कहना करना, चाहता हूं। और दूसरा एयर फेयर को मिनिमम कर देना। नहीं, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जब ऐसी स्थिति, जब देश और हम सब लोग डिबेट कर रहे थे साहब, तो जो अधिकारी कहीं तो चूक हुई है इनसे। और पहली चीज, इसके दो ही तरीके थे। पहले इन बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ना था, उनको बोलना था कि आपको चलना पड़ेगा। You have to come. नंबर 2, एयरलिफ्ट करने में क्या दिक्कत है? देश के पास हवाई जहाज है, संसाधन है। ठीक बात। और बच्चों पे ये बोझ डालना मैं नहीं मानता कदापि उचित था। चाहिए कुछ भी, कितना भी पैसा लगे, इनको अभी तक हमें ले आना चाहिए ठीक था। है, योगेश कुछ कहना चाह रहे थे। योगेश, क्या कह रहे थे आप? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना के टाइम पर भी एयर इंडिया की फ्लाइट ऑपरेट हुई थी, उनकी प्राइस 45,000 थी। जी। बट अभी इस टाइम जो एयर इंडिया की फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, उनका प्राइस 60,000 क्यों है? योगेश, हम तो ये कह रहे हैं कि प्राइस ही नहीं होना चाहिए। योगेश जी, आप हम भविष्य हैं देश जी के। सर। हम सरकार पे दबाव बनाते हैं इस आज हमारी बात के जरिए कि सरकार फ्री में आपको वापस लेके आए, वरना भारत सरकार को तय कर लेना चाहिए। चुनाव हो रहे हैं और नागरिक आपका समर्थन नहीं करेंगे। इन बच्चों की देखभाल बिल्कुल फ्री में होना चाहिए। जिस प्रकार से सबको हिंदुस्तान में आप लोग फ्री हवाई जहाज घूमते हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनको लाने की जिम्मेवारी भी अच्छा भारत सरकार योगेश, की एक है। और सवाल, क्योंकि मेरे लिए आप भारतीय हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा सर। भारत के किस हिस्से से आप यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए गए हैं, ताकि मैं आपको एक नंबर सर, मैं मुहैया करा राजस्थान सकूं। भरतपुर का रहने वाला हूँ। आप राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं? जी सर। योगेश, आपको मैं मोबाइल पर धीरज श्रीवास्तव जी का नंबर मुहैया कराऊंगा, जो इस पूरे प्लान को, या कहें कि रेस्क्यू प्लान को राजस्थान की तरफ से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे सीधा संपर्क कीजिएगा, जी सर। आपकी जरूर हेल्प होगी। जी सर, बिल्कुल। और दूसरों जी सर, को भी ये बिल्कुल। बूस्टर डोज दीजिएगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फंस चुके हैं वहां पर। अब जैसे निकला जाएगा, जी सर, निकलना है। घबराने से कुछ हो भी नहीं सकता, अपना मोरल बढ़ाएंगे। जी, नहीं बेटा, हम आपको एक चीज और बता सकते हैं, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ न कुछ आपके लिए प्लानिंग कर रखी होगी। चूक शुरू में हुई है, बट अब आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के बंदोबस्त जरूर कर रखे होंगे। जैसे ही हालात सुधरेंगे, एयर स्पेस भी अवेलेबल होनी चाहिए, हमारे को वहां पर एरिया सेफ भी होना चाहिए। तो मैं मानता हूं आपको अब ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया। अब यू आर एन भारतीय, बी स्ट्रांग, और दुनिया को दिखा दो कि हम डरते नहीं है किसी से। नहीं सर, वो तो नहीं डरते हैं, बिल्कुल, वो दिखाने की जरूरत नहीं। आप कई बार मनोबल दिखा बढ़ा चुके के हैं। रखे, जी। होना था अभी वो तो हो सर गया। डटे हुए हैं, डरते नहीं है। और वापस आके देखेंगे जिनकी गलती है, नागरिक इनको चुनाव आ रहे हैं, सबको सबक सिखाएंगे। अच्छा योगेश, परिवार वालों के बीच में बातचीत करते हैं, डेली बात होती है? जी सर, डर का माहौल है, डरेंगे। माँ बहुत परेशान है। मां तो परेशान रहेंगी, लेकिन ब्लैकआउट की जी सिचुएशन सर। की बात वहां हो रही थी यूक्रेन में, क्या ऐसी कोई सिचुएशन जी बन सर। रही है? जी सर, ऐसी अभी तो कोई न्यूज है नहीं।
ठीक है योगेश, हम सिर्फ आपको इतनी ही अपील करेंगे कि आप एक तो खुद हिम्मत बनाकर रखिए और जब परिवार से बातचीत करें तो उनको हिम्मत दीजिए कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में मीलों या कहूं मैं हजारों मील का अंतर है, वो आ भी नहीं पाएंगे आप तक। तो उनको बूस्टर डोज दीजिए मुस्कान की, कहिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है हमारे पास, यहाँ हम जंग से बहुत दूर हैं। जी सर बिल्कुल। ठीक है योगेश, आप हमारे साथ बने रहे। देवानंद जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, मैं किस चीज की उम्मीद करूं? ये उम्मीद करूं कि कल तक यूक्रेन में हालात सामान्य हो जाएंगे और हमें घबराने की जरूरत नहीं, या ये उम्मीद करूं कि कल जैसे ही हालात सामान्य होंगे हम बच्चों को रेस्क्यू करेंगे? देखिए साहब, इसमें ऐसा है कि ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल आने वाले समय में क्या होने वाला है। हम आकलन कर सकते हैं। आकलन ये है कि जिस प्रकार से अभी यूक्रेन प्रेशर में आया है, उनके प्रेसिडेंट साहब ने उनसे समझौते के लिए बातचीत की है, तो मैं मानता हूं अगले 10-12 घंटे के अंदर एक तरह से दोनों देशों के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई झगड़ा बंद हो सकता है। और जहां तक ताल्लुक है, यूक्रेन का एक तरह सरेंडर कर चुका है। जहां तक हमारे बच्चों का ताल्लुक है, मैं ये कह रहा हूं और ये आग्रह करना चाहूंगा भारत के हमारे सरकारी अधिकारियों से जो इस चीज में लगे हैं, ठीक है, कि इस चीज का इंतजार ना करें। आप अपनी इनकी सेफ्टी के लिए अपना एयरलिफ्ट का प्लान एग्जीक्यूट रखें। हो सकता है जरूरत पड़े और हो सकता ना पड़े। धोलिया जी, एक लाइन में आगे क्या करना चाहिए भारत सरकार को? भारत सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना वो रशिया करेगा। और मैं तो इन बच्चों को कहूँगा कि कोई जरूरत नहीं है इनको वापस आने की, अपनी पढ़ाई चालू रखे और विदिन मतलब फ्यू डेज ये पूरी स्थिति सामान्य हो जाएगी। योगेश, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, मैं नहीं चाहता कि आपके चेहरे पर टेंशन हो, क्योंकि दिल के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी होगी। एक मुस्कुराहट के साथ इस प्रोग्राम को मैं क्लोज करना चाहता हूं, तो मुस्कुराइए उनके लिए जो यूक्रेन में इस वक्त परेशान है, मुस्कुराइए उनके लिए जिनके परिवार वाले यहाँ पर परेशान है, मुस्कुराइए उनके लिए जो आपके खुद के अपने हैं जो परेशान है। जी सर, हम सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी, हम आशा करते हैं। योगेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल देवानंद जी आपका भी शुक्रिया और धोलिया जी आपका भी शुक्रिया। ये खबर उन भारतीयों के लिए राहत की खबर है कि जेलेंस्की ने पुतिन से समझौते की पेशकश की है। इसका मतलब ये कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो परेशानी वहां भारतीय छात्रों और अन्य को आ रही है वो जल्द समाधान की तरफ जाएगी, वो सुरक्षित रहेंगे और जैसे ही वहां हालात सामान्य होंगे, भारत सरकार हर वो मुमकिन कोशिश करेगी कि जो एक बार अपने घर वापस आना चाहता है, अपनों के बीच आना चाहता है, उसे 65,000 रुपए नहीं लिए जाएंगे, कम से कम उनके लिए एयर फेयर फ्री किया जाएगा। नमस्कार।